अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान ज़ारा शफी और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। स्पीकर आका सिराज दुर्रानी की ज़ेरे सदारत सिंध असम्बली का इजलास, आर्टिकल 149 के खिलाफ करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध का इज़हार ख्याल, कहते हैं सिंध को नुकसान पहुंचेगा तो वफाक को भी नुकसान पहुंचेगा। हम तो सिंधु देश वालों से लड़ते रहे हैं। शहर को साफ करने की जिम्मेदारी DMC की थी। सबको मालूम है शहर को गुज़श्ता 3 माह में किस तरह गंदा किया गया। अपोजिशन सिंध असम्बली कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली सिंध में हर जगह वाज़ेह है। हर शहर गंदा है। मीरपुर खास में रिश्वत के बगैर अवाम को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। अगर ये आइन के आर्टिकल 149 के तहत वफाक की बात नहीं मानेंगे तो आइन के मुताबिक वफाक अदालत जाएगा। सिंध में सेक्शन 149 लगे ना लगे, सेक्शन 420 जरूर लगा हुआ है। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर सिंध असम्बली और नुसरत सहर अब्बासी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। नुसरत सहर अब्बासी बोली, मैं मुस्तकिल हाथ उठाती रहती हूँ स्पीकर साहिब, मुझे मौका मिलता ही नहीं, हाथ उठा कर थक गई हूँ। आका सिराज दुर्रानी ने जवाब दिया, लेफ्ट राइट की प्रैक्टिस करें जो स्कूल में करते थे। शहर को साफ करके दिखाएंगे, मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहते हैं हम सबको मिलकर सूबे और अवाम की खिदमत करनी है। 1 महीने के लिए आर्जी GTS बनाया जाए। MQM और PTI के दोस्त कराची के 162 अरब रुपए के लिए आवाज़ बुलंद करें। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची में कचरे का इशू सिर्फ मीडिया में नजर आ रहा है। मीडिया कचरा दिखाता है, अब कचरा उठाते हुए भी दिखाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कचरा उठाने की सलाहियत बढ़ाई गई है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ज़ेरे सदारत महकमा मेहनत का इजलास हुआ। सईद गनी कहते हैं सूबे भर में मजदूरों को दी जाने वाली तालीम और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए। अस्पतालों में एक्सरे लेबोरेटरी समेत तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कराची समेत सिंध भर के 957 असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 साल बाद सेक्रेटरी ने लेटर दिया कि आपको सिर्फ 1 साल की तौसी मिली है। 1 साल बाद नौकरियों से फारिग कर दिया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं हमने सिंध हुकूमत की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। सेक्रेटरी एजुकेशन आज चला गया, सरदार शाह भी चला गया। जो जुल्म करेगा असातिज़ा पर उसको घर जाना होगा। ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद करवाया गया। कराची के इलाके गुलबर्ग पीपल्स चौरंगी पर स्नूकर की दुकान में तशद्दुद से 13 साला शाहजेब जा बहाक, पोस्टमार्टम जारी। मकतूल के वालिद के मुताबिक शाहजेब मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम सीखता था। छुट्टी की वजह से स्नूकर का खेल देखने चला गया। कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे घर वालों ने फोन पर इत्तला दी। रेंजर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशी और कत्ल की वारदातों में मुलव्वस 8 मुलजिम गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। जनाब, आज की टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। अगर सिंध की बात की जाए तो आज सिंध असम्बली का धुआंधार इजलास हुआ। मुराद अली शाह की जानिब से खिताब भी किया गया और एक बार फिर 2 टोक मौक़िफ़ उनकी जानिब से ये अपनाया गया है कि सिंध की तकसीम नाकाबिले कबूल है। अगर ऐसी कोई कोशिश वफाक की जानिब से की गई तो फिर वफाक भी इस तकसीम से नहीं बच पाएगा। और तो और आर्टिकल 149 के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया और उनका ये भी कहना था कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी DMCs की है। लेकिन सब ये बात जानते हैं कि गुज़श्ता 3 माह से किस तरह से कराची को गंदा किया गया है। GDI की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नुसरत साहिबा, फरमाइएगा कि आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ, आप मुस्तकिल हाथ उठाती रहीं लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब आपने शिकवा किया तो उस पर आपको जवाब मिला कि एक्सरसाइज करें, लेफ्ट राइट की प्रैक्टिस करें। ये सिंध असम्बली के इजलास में आखिर हो क्या रहा है? शुक्रिया जनाब।
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سندھ اسمبلی میں آخر ہو کیا رہا ہے. ویسے تو اسمبلی کا اجلاس اتنے لمبے لمبے چل رہے ہیں کہ عوام شاید یہ سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا کوئی حل نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب گواہ ہیں کہ عوام کے مسائل سے زیادہ پیپلز پارٹی اپنے مسائل کو ڈسکس کرتی ہے اور اپنے مسائل کا جو بزنس لاتی ہے اس میں اپوزیشن کو بالکل حصہ نہیں لینے دیا جاتا. جیسا کہ آج ہوا، میں نے بار بار ہاتھ ریز کیا لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرف اسپیکر صاحب کی نظر ہی نہیں پڑتی، تو اسی لیے کہا گیا کہ دونوں ہاتھوں سے لہرا لہرا کر متوجہ کریں. تو آئندہ اب آپ دیکھیے گا میں دونوں ہاتھ اوپر ہوں گے اور لہرا لہرا کر صاحبہ فرمائیے متوجہ گا، کروں. آپ کیا سمجھتی ہے اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے جناب کہ اجلاس صرف کال کیے جا رہے ہیں کہ جو ان کے جیلوں میں ہیں لوگ، جیسے شہریال طالپور صاحب آغا سراج صاحب خود اور شرجیل کو باہر ہو گئے، ماشاءاللہ بیل پہ ہیں، اور ان کی اب جو اسٹک تھی جس لکڑی کے سہارے بھی چلتے تھے اب وہ بھی ہم سے چھوٹ گئی. تو یہ لمبے لمبے اجلاس اس لیے کال کیے جا رہے ہیں تاکہ پروڈکشن آرڈر ملے اور ان کو سہولتیں ملیں. ادروائز اگر آپ لمبے اجلاسز میں یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کو عوام کے حوالے سے کوئی اہم بل ہو، کوئی لیجسلیشن ہو، کوئی ہم اپوزیشن کا بزنس لا کر اس پر بحث کی گئی ہو، کوئی کراچی سے کشمیر تک اٹھانے کی بات کی گئی ہو، کوئی گندے پانی کی بات کی گئی ہو، کوئی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، مرڈر ہو رہی ہیں، نصرت صاحبہ گزشتہ روز بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سرکاری کانٹریکٹ ملازمین کی جانب سے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی گئی تھی اور آپ نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس معاملے کو اسمبلی فلور پر اٹھایا جائے گا، لیکن آج آپ کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ ایک بار پھر پس سے پشت جا چکا ہے. جی ہماری بالکل جو وہ آئی پی اے کے ہیڈ ماسٹر آئے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا گیا جیسے وہ کسی اور صوبے سے، کسی اور ملک کے باشندے تھے، اسٹن دھرتی کے باشندے نہیں تھے. وہ ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے ٹیچر حضرات تھے اور وہ پڑھے لکھے بندے جن کا موجود ہونا، ان کا بچوں کو پڑھانا بہت اہم ضرورت ہے اس وقت کی. جو تعلیم کا حالت کیا ان لوگوں نے تعلیم کی، ایک تعلیم کا منسٹر آپ کو نہیں مل پا رہا، سی ایم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمارے سوالوں کے جواب دیں. اور تو اور جو سیکرٹری تعلیم کا ہے وہ بھی کہیں وہاں سے کرایہ پر لا کر بتایا گیا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بیچارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑھانے کے لیے ہمیں ریکمینڈ کرے تاکہ ہم مزید اپنی پڑھائی کی جا سکے. اور میں پوری کوشش کرتی رہی اسی طرح میری ہو جائے اور ان کو کوئی تسلی ہو، تشریح ہو، لیکن کیا کریں ہیں. نصرت صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 149 کے خلاف آج اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی گئی ہے، اسے متفقہ طور پر بھی منظور کر لیا گیا. جی ڈی اے کا اس پر کیا سٹینڈ ہے اور خاص کر فنکشنل لیگ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے جی، فنکشنل لیگ کا جو بیسک اسٹیٹمنٹ آ گیا، پیر صاحب مداری نے اسی دن دیر ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر ہم کا اسٹیٹمنٹ آیا، پورے چینلز میں آپ سب نے وہ اسٹیٹمنٹ چلایا کہ پیر صاحب نے 159 کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ضرورت ہے بھی کہ اگر امن و امان خراب ہے اور اگر معاشی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو بھائی میں کراچی میں تو نہیں. نصرت صاحبہ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خالی آرٹیکل 149(4) کے تحت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو جمہوریت کیوں یاد آتی ہے؟ چاہے گورٹکی کا واقعہ ہو یا لوگوں کی جانب سے سڑکوں کا رخ کیا جائے، اس وقت جمہوریت کہاں چلی جاتی ہے؟ خالی 149 سیکشن 4 کے نفاذ کے وقت ہی جمہوریت کا خیال آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ آرٹیکل کو انہوں نے جو بھی ہوا ہم نے تو اٹینڈ کیا، سب نے کیا، لیکن یہ آرٹیکل کا وہ مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس کو ہیلتھ کارڈ کے طور پر استعمال کیا. اور ابھی بھی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے جو تقریریں کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں. ہندو دیش کا نعرہ ان کے لیڈر نے لگایا ہے تاکہ وفاق کو خطرے میں ڈالا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں سندھ کے درد کا اگر احساس ہو نا ان کو، تو یہاں اسمبلی سے کھڑے ہو کر سندھ کی تکلیفیں بیان کریں، اس کو حل کرنے کے لیے بتائیں. کراچی کا کچرا کیسے اٹھے گا، کراچی کا جو ایک ایک بندہ پریشان ہے، اذیت میں ہے، اس کے بارے میں بحث کرائیں.
कराची से नुसरत साहिबा, लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि कचरा उठाया नहीं जाता, हालांकि उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे ही आयद होती है, और इसका मलबा भी मीडिया पे डाला जा रहा है कि मीडिया सिर्फ कचरा दिखा रहा है और जो कचरा उठाया जा रहा है उसे मीडिया नहीं दिखा रहा है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मीडिया कहाँ का कचरा दिखा रहा है? यहाँ कराची का ही कचरा है या अफगानिस्तान का कचरा है? लेकिन सिंध हुकूमत तो वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। बिल्कुल वो नहीं मानेंगे, क्योंकि 11 सालों की कारकर्दगी जीरो हो चुकी है और जितने भी इनके मेंबरान है वो नफरत हैं। उन्होंने सिंध का पैसा लूटा है, वो ओमनी ग्रुप हो, वो अयान अली हो, वो टप्पी हो, वो निसार मुराई हो, जितने भी इनके फ्रंटमैन हैं उनके जरिए इन्होंने सिंध का पैसा लूट कर बाहर पहुंचा है। अब जब मैप की तरफ से पकड़ हो रही है तो इनकी जान जा रही है, और 3 सूबों में खत्म होने वाली पार्टी अपने सिर्फ सूबे में अपनी हाकिमियत को कहने के अब मजबूर हो गए लगाते हैं। अब इन्होंने वो 4 सूबों की जंजीर देना थी, तो खुद उनके बेटे ने उस जंजीर को तोड़ा और वो नारा लगाया जिससे शायद अब मेरे ख्याल में आगे नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, लेकिन आज असेंबली फ्लोर पर होता रहा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वफाक को तक ललकार दिया गया कि सिंध की तकसीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सिंध की अगर तकसीम की गई तो वफाक भी नहीं बचेगा। क्या आप नहीं समझती कि असेंबली फ्लोर पर अवामी मसाइल का तदारुक होना ज़्यादा ज़रूरी है, कानून साजी होना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस किस्म की बयानबाजी किसी को भी ज़ेब नहीं देती है? देखिए जी, सिंध की तकसीम तो कभी किसी ये मतलब तो कभी होने ही नहीं देगी, और ये वो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं जो खुद इसी असेंबली में सिंध की तकसीम का बिल ला चुके थे, और उसी बिल को मजबूरन वापस लेना पड़ा क्योंकि पूरी सिंध में ये लोग जा नहीं पा रहे थे, इनके मुंह पर कालक मल दी गई थी। किस मुंह से कह रहे हैं कि हम सिंध की तकसीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे? मैंने फिर कहा कि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, ये उसके लिए सारा सिलसिला चल रहा है। तो जो असेंबली अवाम के मसाइल के लिए होनी चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए होनी चाहिए, वो असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए और अपने मसाइल के लिए हल, अपने ज़ाती मसाइल को हल करने के लिए, उस पर बात करने के लिए चल रही है। जो कि रोजाना 50 लाख का खर्चा है जो अवाम, गरीब अवाम के पैसों से चल रहा है, हालांकि उन गरीब अवाम के हल के लिए कोई सिलसिला नहीं है। तो ये सारी दुनिया देख रही है और हम चाहते हैं कि इंतजाम हो और फौरी तौर पर इन लोगों को जिन्होंने सिंध का पैसा लूटा है, उनको तबाह बर्बाद किया है। नुसरत साहिबा, लेकिन सिर्फ कराची का ये हाल नहीं है, इसके अलावा भी दीगर शहर हैं, खासकर अगर बात की जाए हैदराबाद की, मीरपुर खास की, तो वहाँ पर भी लोगों को खासी दुश्वारी का सामना है और बगैर रिश्वत के ये तक कहा जाता है कि एम्बुलेंसेस तक लोगों को मुहैया नहीं की जाती हैं। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज करते हुए आज ढके छुपे अल्फाज में वफाक पर यह तनकीद की गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि कराची को 3 माह में गंदा कर दिया गया है, जैसे कि इससे पहले कराची बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। ये तो 3 माह में गंदा कर दिया, किसने गंदा किया? कराची को सालों से गंदे से गंदा कर होता चला जा रहा है और ये लोग सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करके अपने वोटर्स को खुश करते हैं। देखिए, सिर्फ ये कराची में गंदगी नहीं है, लाड़काना जाए, मीरपुर खास जाए, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। एक एम्बुलेंस तो ये 11 सालों में दे नहीं थे पूरी सिंध से गरीब आवाम को कि वो किसी तरह अपने बच्चों को, अपने लाशों को ले जाते घर तक। आपने देखा मीरपुर खास में, आप देखें घोटकी में किस तरह आग लगी हुई है, आपने देखा लाड़काना नौडोलों में आज एक बच्ची की लाश मिली है हॉस्पिटल से, लाड़काना मेडिकल कॉलेज से। तो ये जो पूरी सिंध का हाल है, ये लोग बैठे हुए ठंडे ठंडे एसी के कमरों में बैठते हैं और वहां से अहकाम देते हैं और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ कमीशन, पैसा लाओ, और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ऊपर लीडरान को पहुंचाना है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला देखिएगा, एहतिसाब देगा, सबकी चीखें निकलेंगी, उनकी चीखें निकलेंगी इंशाल्लाह ताला सिंध। ठीक है, जीडीए की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपने मौक़िफ़ के हवाले से भी आगाह कर रही थी और उनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत जो कि 11 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये सिर्फ कमीशन बनाने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, जबकि आर्टिकल 149 सेक्शन 4 के हवाले से भी उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि सिंध हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सिंध काट खेल रही है। प्रोग्राम में मज़ीद टॉप स्टोरीज़ के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का।
वेलकम बैक। जी जनाब, आर्टिकल 149 सेक्शन 4 का ही हर जानिब शोर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 149 सेक्शन 4 के निफाज के हवाले से सीखता भी नजर आ रही है। धुआंधार बयानात भी इस हवाले से जारी किए जा रहे हैं, चाहे जलसा आम से खिताब हो तब भी आर्टिकल 149 सेक्शन 4 के हवाले से बात की जाती है, या फिर असम्बली का इजलास हो तो वहां पर भी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से आर्टिकल 149 सेक्शन 4 का ही हवाला दिया जाता है और दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाया जाता है कि सिंध की तकसीम किसी तौर पर भी मंजूर नहीं की जाएगी। पीपी रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सर, फरमाइएगा कि आर्टिकल 149 सेक्शन 4 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा मुखालिफत क्या कर रही है, और ज़रा आम लफ्ज़ों में ये समझाइएगा कि ये आर्टिकल है क्या। देखिए जी, आर्टिकल तो बड़ा आसान सा है और किसी को अगर कानून की समझ हो या तो उसका तशरीह भी बड़ा आसान है। आर्टिकल 149 सेक्शन 4 का मकसद ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी सूबे में अगर कोई मैशियत या और कोई तरह सूरत हाल हो तो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को हिदायत दे सकती है, मशवरा दे सकती है कि ये काम ऐसे करो। ये तो है कानूनी तशरीह, तो इससे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फरूक नसीम साहब जो कानून का माशाल्लाह बड़ा एक नाम भी है, शरीफुद्दीन फिरजादा साहब की तरफ उसके भी बड़ा नाम है कि वो हर हुकूमत के साथ भी होते हैं और हर हुकूमत में न जाने किस चैनल से भी आ जाते हैं, क्योंकि खुद इनके वाले इनको ऑन नहीं करें। महफूज तो या खान साहब की स्पीच सबको याद होगा। तो अब दूसरी सवाल ये कि उन्होंने साथ साथ ये कहा कि इमरान खान साहब 14 तारीख को कराची आएंगे और इंस्पेक्शन का बाकायदा नफाज का ऐलान करेंगे और हम कराची के तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो अपने पास रखेंगे। वो कि ये कानून में इसका दूर दूर कवास और कानून के वजीर ये फरमा रहे हैं, तो इससे ये जाहिर हो गया है कि पहले मैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ सर, तो क्या शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार लिया जा सकता है वफाक की जानिब से? हेलो कादिर खान मंदुखेल साहब, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जानना आपसे ये चाह रहे हैं, क्या शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार लिया जा सकता है वफाक की जानिब से? आवाज आपकी कट की, दोबारा बताएंगे प्लीज। जी सर, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आर्टिकल 149 सेक्शन 4 की बात की जा रही है और आप इस आर्टिकल को आम अल्फाज में समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार लिया जा सकता है वफाक की जानिब से? देखिए, मैं दोबारा अर्ज करूं, शायद पहले आवाज कट के नहीं आई थी। आर्टिकल 149 सब सेक्शन 4 का मकसद सिर्फ वफाकी हुकूमत हिदायत या मशवरा दे सकती है सूबाई हुकूमत की, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ सूबाई हिदायत जो है ना वो भी सिंध को दिया जा रहा है कचरे के ऊपर। पेशावर की BIT किसी को नजर नहीं आ रही है और पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार के लूट मार और अफरा तफरी वो किसी को नजर नहीं आ रही है। चूंकि इससे पहले भी मैं अर्ज करता चलूँ, जो साकिब निसार चीफ जस्टिस थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज़ था कि ये गवर्नर राज लगाएंगे, तो खुद उनके दो वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी और फैसल वावडा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने गवर्नर राज लगा लिया तो मैं 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दूंगा। वो फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपन ये पूरे मीडिया के सामने ये बात आ गई है तो वो शायद उसको नहीं। फिर उसके बाद जाके फ्ला MP हम तोड़ रहे, फ्ला MP भाई आपको 40 से 50 MP तोड़ने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह 99 है और अभी इंशाल्लाह जो ज़मीनी इंतखाबात में हमारे 100 पूरे हो जाएंगे। अब किसी न किसी तरीके से वो जो अज़ाइम जो MKM शुरू से रखती थी जनापुर के और कराची सुबह और फला के जो इनके नक्शे बरामद होते थे, उस चीज को पूरा करने के लिए ये MKM के वही आदमी है। मैं तो उसको MKM का नहीं समझ रहा हूँ, मगर शरीफुद्दीन फिरजादा इस वक्त बना हुआ है और इस तरह बयान देख के उन्होंने एक और आग लगा दी। अब मुझे एक बात बता दें, जब अली जैदी साहब वफाक की तरफ से आ गए तो किसने इसको इनकार किया काम से रोकने के लिए? सर, लेकिन ये सिंधु देश की बातें करना और पख्तूनिस्तान की बातें करना ये बहुत जल्दी नहीं कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से?
कौन सी बात की है? सर, जो सिंधु देश की बात की जा रही है, आज मुराद अली शाह भी कहते हैं कि सिंधु देश के खिलाफ हम लड़ते आए हैं। इससे पहले भी लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु देश और पख्तूनिस्तान के हवाले से भी उनकी जानिब से बात की गई थी। तो बहुत जल्दी नहीं कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? आपको या किसी और को उर्दू समझ में नहीं आ रही है तो हम एज ए पठान आपको उर्दू बता देता हूँ कि उसका मकसद। सर प्लीज आप बता दें खुल के, ताकि आप लोगों का मौक़िफ़ मंजर-ए-आम पर आया जा सके, क्योंकि अभी तक सिर्फ तजवीज़ पेश की गई है और आर्टिकल का निफाज हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा सीखबा है। की बातें हो रही है, पेशावर में पख्तूनिस्तान की बातें हो रही है। उन्होंने ये कहा, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये हमारे इंटेलिजेंस अदारों को अच्छी तरह पता है, चाहे ISI हो चाहे MI हो, कि अगर सिंधी देश के अगर मुकाबला कोई कर रहा है तो पीपल्स पार्टी कर रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये होने नहीं दे रहे हैं कि वो पार्टी इसके बावजूद कि सिंध के वजीर आजम को फांसी झूठे केस में चढ़ा है, सिंध के वजीर आजम को उन्होंने दहशतगर्दी की नजर कर दी, आज अमेरिका के साथ जो बार्गेनिंग कर रहा है, और आज यही अमेरिका जो रोजाना इल्जाम लगाती कि तालिबान पाकिस्तान ने पाले, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा फख्र से कहता है कि वो हम इंशाल्लाह रब्ता करा देंगे और करा भी दिया। सवाल ये है सर, लेकिन बात कराची की हो रही है, आप मिसालें मुझे अमेरिका की दे रहे हैं। तो सबने ये बात इस वजह से कही है कि अगर आप इस तरह बातें कर रहे हो और पीपल्स सर ये बातें मैं नहीं कर रही, आपके लीडर की जानिब से बातें की गई हैं, मैं उनको सिर्फ कोट कर रही हूँ। कब्जा करो, कराची जो है सिंध का पार्ट है, कराची की अपनी कोई हैसियत नहीं है, कराची पार्ट ऑफ सिंध है, सूबे का। और दारुल खिलाफा ये पहले थे, जो पहले अयूब खान साजिश के तहत यहाँ से वो इस्लामाबाद ले गए। सर अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए कराची से कचरा कब तक उठाया जाएगा, क्योंकि मुर्तजा वहाब की जानिब से कहा गया है कचरे को हम साफ करके दिखाएंगे। देखिए बात ये होता ना, फिर कचरे के ऊपर आप बात की है, यहाँ तीन, अगर आप या आवाम की जो सुन रहे इस वक्त उनको अच्छी तरह पता है कि तीन हुकूमतें होती है, एक शहरी हुकूमत का काम बल्कि कचरे ये काम है, एक सूबाई हुकूमत होती है, एक वफाकी हुकूमत होता है। सर लेकिन आप जो इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर के उनके पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, सर आप लोग उनको इख्तियारात नहीं देते, फिर आप कहते हैं कि शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कचरा उठाया जाए। सर कलम के इख्तियारात हमको नहीं दे सकते हैं, हमको सर गवर्नमेंट तो आपकी है ना, अगर आप इख्तियारात नहीं देंगे तो कचरा कैसे साफ होगा? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कचरा साफ करने की? दे सकते हैं, और यही मुस्तफा कमाल साहब ने इसको चैलेंज किया है कि इसी इख्तियारात इसकी फंड के तहत ये मुझे दे दे, मैं आपको साफ करके दूंगा। फिर अली जैदी साहब आए, उसने 14 दिन का दावा किया, वो कहाँ चले गए? अब तो कोऑपरेट करे हर तरह से, हर चीज की वजह से, जो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इनकी नाइली और सर आप लोगों की गवर्नमेंट है तो आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती है? 11 साल से आप लोग सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, TMC की जिम्मेदारी बनती है, मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती है। 11 साल में ये दहशतगर्द 4 साल हमारे साथ मौजूद थे, आप उनको न गिने। 28 साल से मुख्तलिफ डिक्टेटर के कंधों पे बैठ के ये कराची का बेड़ा गर्क किया, कराची को टारगेट किलर और माजूर पढ़े लिखे माजूर नौजवानों को टारगेट किलर बना रही, जिनकी रक्षा पकड़ा दी है। ये मुझे बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एनकेएम कोई साथी आपके पास बैठे हुए कि पिछले 28-30 साल से हर हुकूमत में आपने 14 साल आपका गवर्नर रहे, आप मुझे कराची में एक काम बताओ, आप माजर नौजवानों के लिए आप कराची वालों। अच्छा सर आप ये बता दें कि वफाक की जानिब से खासकर फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जो कि इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि अदालत से रुजू करेंगे कि 184 के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पे सर आप मुझे बस अपना पॉइंट दे दें। बिल्कुल उनको अपना शौक पूरा करे, अदालतें हमारे लिए भी है, अदालतें सबके लिए, अदालत इंसाफ और बब्बी वो काम करेंगे, उसको बिल्कुल वो कर दे। लेकिन इससे पहले आप ये बता दो कि आप जो 50 करोड़ रुपए आपको सिंध हुकूमत दिए, इससे पहले अरबों रुपए आपको फंड दिए, ये कहाँ गए, इनकी भी हिसाब लीजिए। खुद फैसल वाडा साहब जो इनके इत्यादि है, उसका 9 अरब रुपए का केस चल रहा है वसीम अख्तर साहब के खिलाफ। खुद जो इनका साहब का कन्वीनर थे फारूक सत्तार साहब, वो इल्जाम लगा चुके 6 अरब रुपए एक रात में कैसे बांटे किया है। सवाल ये है कि ये खुद आपस में, फिर यही बात है, अभी जिस दिन ये 149 की बात की है, फारूक नसीम साहब ने अगले दिन और वसीम अख्तर से अपनी बात की कि भाई ये सारी बातें छोड़, पैसे कब दे रहे हैं। अब दूसरी ठीक है कादिर खान मंदुखेल साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कचरा उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, कराची कचरे से पाक किया जाए। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि विफाक की जानिब से अगर ये कहा जाता है कि आर्टिकल 184 के तहत अदालत से रुजू किया जाएगा तो वो अपना शौक पूरा कर लें। अपडेट आपको इस हवाले से भी कर रहे हैं कि आर्टिकल 149 के खिलाफ बातें बहुत की
की जा रही हैं। हालांकि अभी इस हवाले से तजवीज़ पेश की गई हैं और अभी इस आर्टिकल का निफाज नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सूबाई हुकूमत सीखपा नजर आ रही है। MPA PTI अली अजीज जीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 149(4) के हवाले से बहुत सख्त और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। क्या कराची में वाकई इसका निफाज होने जा रहा है? देखिए, इसमें वालेकुम सलाम सर। इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि इसने शुक्र हंगामा क्यों किया, ऐसा क्या किया? उसमें एक सिर्फ डायरेक्शन है कि अगर जिस तरीके से होना था अभी तक हमने तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये तो जो है उनके जो है फारूक साहब, उन्होंने ये कहा है। पीटीआई की तरफ से तो ऐसा कोई बात भी नहीं हुई मेरे ख्याल से भी। और एक आर्टिकल 149 उसी टाइम होता है कि भुट्टो साहब के जो 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये वो खुद भी इस पे लाए थे। तो उसमें यही है कि हुकूमत अगर काम नहीं करती है तो वो डायरेक्शन दे सकती है सूबाई हुकूमत। इसमें ये सीधा है जो इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। अभी तक अगर ये पूछ सकते हैं हम बारे में, वफात पूछ सकती है क्यों कि ना पानी है, ना बसेज है, ना रोड है, ना लोगों के एजुकेशन का हाल है। हर कोई भी चीज आप देख सकते हैं सर। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट का ये भी मौक़िफ़ है कि कराची को आप लोगों ने मजीद गंदा कर दिया है। कल जैसे अब आप सोचे कि ये हाल है लोगों का कि कल बेचारा वो बच्चे की बॉडी लेके गया एम्बुलेंस की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, वो मांग रहे 2000 रुपए। वो बेचारा मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसका भी इंतकाल हो गया। फिर वापस वो गए। यानी कि एक हद है, हद। यानी कि कोई चीज आप मुझे बताएं ना पानी है ना, सर हद तो हो गई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो कचरे का मलबा भी आप लोगों पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मजीद गंदा कर दिया आप लोगों ने कराची को। हुकूमत है ना, हुकूमत है पूरी, तो वो क्यों करप्ट हुकूमत है। करप्शन आप सतह पे कोई चीज छोड़ी उन्होंने, वो क्यों मानेंगे? वो तो बल्कि ऊपर से बढ़ चढ़ के इसलिए तो बोल रहे हैं कि भाई अपनी चोरी थोड़ी छुपाएंगे। ये पूरा सिंध हुकूमत ने सूबे सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये हमने कहा कि ये 149 एक अवेलेबल है, तरह सोच सकते हैं, डायरेक्शन दे सकती है। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब डायरेक्शन दे सकते हैं अगर जब हुआ इसी तरह। अगर लेके 184 है कौन सा है, मुझे इतना ज्यादा डिटेल नहीं पता, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर ये चीजें डायरेक्शन आ सकती हैं और इनको मानना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान साहब की बात मानना पड़ेगा। ये पूरे सिंध जानता है कि इसने क्या हाल किया है, इसमें कराची का क्या हाल किया है। ऑफ कोर्स ये भी अली अजीज जीजी साहब, लेकिन वफाकी हुकूमत पे तनकीद का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि 162 अरब रुपए का पैकेज भी नहीं दिया गया है और अगर पैकेज नहीं मिलेगा, फंड्स नहीं मिलेंगे तो सिंध और कराची तरक्की कैसे करेगा? इनसे ये पूछे जो इतने 12-30 साल में इन्होंने क्या गुल खिलाए, पहले ये तो पूछे इनसे। कोई एक डिपार्टमेंट से पूछ लें, एजुकेशन पूछ लें, हॉस्पिटल पूछ लें, पानी पूछ लें, बसें रोडों में यहाँ पे नहीं, बुरा हाल है। कोई एक चीज से पहले इनके कारनामे एक मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, एक बताते पहले मुझे, पहले इसका जवाब ले लें इनसे, फिर हम ये बात करें। वो इनसे ये जवाब ले लें पहले आप। नाकारा हुकूमत, करप्शन के अलावा कुछ किया ही नहीं इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया, सारा पैसा खा गए लोग। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मुराद अली शाह की जानिब से आज ये कहा गया है कि CCI मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए आइन के मुताबिक इस साल में एक मरतबा, लेकिन जब से वफाकी हुकूमत आई है इस हवाले से किसी मीटिंग का इनकाद नहीं किया गया। GDP ग्रोथ भी सिर्फ और सिर्फ 3% रह गई है। ये सिर्फ इन्हीं के फिगर्स हैं, समझ गए। ये जब इनके पास कुछ बोलने के नहीं होता तो फिर ये इस तरह बात करते हैं। ये सारे रिकॉर्ड जो है आपको हमारे जो ज्यादा स्पोक्समैन है कराची से जो हैं, जो फाइनेंस को देखते हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे। आज भी इस तरह ये कह रहे थे। कल हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं, कल हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी आवाम को बताएंगे, वो भी आपके सामने कल आ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फिरदौस शमीम नकवी MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है और आप लोगों के इत्तेहादी भी हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया है कि अगर वफाक ने ये आर्टिकल यहाँ पर नाफिज किया और सूबाई हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई रोड़े अटकाए गए तो अदालत का रुख कर लिया जाएगा। दूसरा बिल्कुल है कि अगर हुआ अदालत की, आप अदालत पे जा सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अगर करेंगे तो फिर वो अदालत का 184 मुझे
کا نہیں پتا اتنا ڈیٹیل میں, لیکن ظاہر ہے پھر آپ سپریم کورٹ کی ہیلپ لے سکتے میرے خیال سے. علی عزیز ٹی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ سندھ حکومت مسلسل غلط بیانی سے کام کر رہی ہے اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام میں مزید بھی سٹوریز کو شامل کیا جائے گا, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا. ویلکم بیک. کراچی کی عوام ہو, وکلا ہو یا پھر اساتذہ ہوں, سبھی اپنے حقوق کے, اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر نظر آتے ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر میں 957 اساتذہ کی جانب سے ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کر لیا گیا ہے, اور مظاہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 سال بعد سیکٹری نے لیٹر آفر کیا, لیکن آپ کو صرف 1 سال کی توسیع ملے گی. لیٹر کا یہ متن تھا, اور 1 سال بعد نوکریوں سے فارغ بھی کر دیا جائے گا. واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے مختلف احتجاج ہم دیکھتے آئے ہیں جن میں مذاکرات بھی طے پاتے ہیں, لیکن حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا ہے, سبھی بے سود ثابت ہوتی ہیں. اساتذہ متعدد بار سڑکوں پر اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں, جبکہ ان کی جانب سے ریڈ زون میں داخلے کی کوششیں بھی کی گئی تھیں اور پولیس نے ان پر بہیمانہ تشدد بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جانب سے مسلسل اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا سلسلہ جاری ہے. ایسے کچھ مناظر آج بھی شہر قائد میں دیکھنے میں آئے, اور محترمہ فائزہ فاطمہ ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. فرمائیے گا فاطمہ فائزہ صاحب کہ صاحبہ کے کراچی سمیت سندھ بھر کے 957 اساتذہ کی جانب سے ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کیا گیا ہے, اس ضمن میں کیا کوئی انتظامیہ سے مذاکرات طے پائے ہیں آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. جی بالکل, ایک وقت کیا تھا آج ہمارا 5 رکنی جو سیکٹری تعلیم سے ہمارے مذاکرات تھے, لیکن جب ہم ان کے مذاکرات کرنے سے سیکریٹریٹ گئے تو ہمیں پتہ چلا قاضی شاہد پرویز صاحب کا ٹرانسفر کر دیے گئے, اور جو نئے احسان منگی صاحب آئے ہیں انہوں نے ابھی تک چارج نہیں لیا. تو ان کے علاوہ جو لوگ آغا اعجاز اینڈ حافظ المسر صاحب موجود تھے, وہ بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتے رہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ میں نام ہے, آپ ڈپارٹمنٹ میں کی کریم ہے, آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو آج تک سندھ کی محکمہ تعلیم میں اتنا ریوائول چینج نہیں آیا. اتنی تعریفیں جب سید صدار علی شاہ ہماری اسمبلی فلور پہ کر سکتے ہیں, تو حکومت یا محکمہ تعلیم کو پڑھے لکھے اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ان اساتذہ کی ضرورت ہے جو پڑھاتے ہی نہیں ہیں, جو پڑھے لکھے پی ایچ ڈی, ماسٹرز, ایم فل, بی ایڈ, ایم ایڈ کر اپنے لیے جابس کو چھوڑ کر آئے ہیں. صرف اس حکومت کے محکمہ تعلیم کو اس میں ریوائول چینج لانے کے لیے, ای لرننگ لانے کے لیے, تو اگر محکمہ تعلیم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا گناہ ہے اور وہ ہمیں نہیں آگے کنٹینیو کرنا چاہتی, تو ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے. ہم مانتے ہیں ہم نے محکمہ تعلیم کو بہتری کے لیے اسکولوں کو اون کیا ہے, ہم نے اپنے اسکولوں کو اپنے گھروں سے زیادہ اون کیا ہے, اور اس کا حاصلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ 1 سال بعد ایکسٹینشن میں لکھا ہے لیٹر کے اندر نو مور ایکسٹینشن ول بی گیون. کیوں ہمیشہ استاد جو ہے اسے روڈ پہ آ کے تسلیل اٹھانی پڑتی ہے, لاٹھی چارج اس پر ہوتا ہے, اس کو کیوں باقی دوسرے لوگوں کو باعزت طور پہ ریگولائز کر دیا جاتا ہے. پچھلے سال سی ایم صاحب نے ڈاکٹرز اینڈ وکلا کو ریگولائز کیا ہے سندھ اسمبلی کے بل کے, تو کیا یہ اور یہاں بل ہم جیسے اساتذہ جو باعزت طور پہ انہی لوگوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انہی لوگوں کو انجینئر بناتے ہیں, ہمارے لیکن فائزہ فاطمہ صاحب آپ لوگوں کے تو مذاکرات اس حوالے سے طے پا گئے تھے, لیکن اس کے بعد ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہوئی اور مطالبات تھے کیا پے اسکیل بڑھانا تھا یا پھر ملازمین کو, اساتذہ کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ صرف مستقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, اور کوئی ہمارا مطالبہ نہیں تھا. 3 سال بعد ہماری جاب ختم ہو جاتی, جاب اگر نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے روزگار نہیں ہوتا, اور گھر جو ہے وہ پیسوں سے چلتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, ہم کس طرح سے آج اپنی جو بات ہم ایوان بالا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہم نے ہر فورم اپنایا, مجبور ہو کے ہم روڈ پر آئے, ہم نے صرف ریگولائزیشن کا مطالبہ کیا.
हमने तो और कुछ कहा भी नहीं, हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। हम तो संडे वाले दिन एहतजाज कर रहे थे ताकि हमारे स्कूल और हमारी क्लासें और हमारे बच्चे और हमारा जो एक अपना काम है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हुकूमत या मतालीम यही चाहती है कि हम लोग इसी तरह से फाइजा फातिमा साहबा, IBA एक मोतबर इदारा है और वहाँ से ये पास आउट टीचर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे इस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगी, सॉरी। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि IBA एक मोतबर इदारा है और वहाँ से ये पास आउट टीचर्स हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, इसकी आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं? IBA का इदारा जो है इसका इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। इसका मतलब महकमा तालीम जो क्रेडिबल लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप SPSC कहते हैं कि SPSC एक मोतबर उतारा है। SPSC के जो चेयरमैन है वो खुद अपना रिजाइन दे चुके हैं और आपको पता है उसमें कितनी बदअज़मी है, किस तरह की चीजें चलती हैं। अब अगर आप कॉम्पिटेंट लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप IB के थ्रू टेस्ट वालों को अब क्यों हायर किया आपने? अगर आपको IB के ऊपर शक था तो आप फाइजा फातिमा साहबा, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड ये इदारा है जैसा कि आप बता भी रही हैं, तो क्या इंटरनेशनल भी इस मामले को देखा जा रहा है? बिल्कुल इंटरनेशनल इस मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जब हमें रिक्रूट किया गया तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग की गई थी महकमा तालीम को, और उनके कहने पे हमें डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए लाया गया था। अब जब डिपार्टमेंट बेहतर होने लगा है तो जो लोग पढ़ाते नहीं हैं, जो लोग काम नहीं करते, वो कंफर्म है। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो PhD हैं, जो लोग मास्टर्स हैं, MPhil हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये कहाँ का असूल है? तो अगर SPSC ले तो उन लोगों का लीजिए ना जिनको पढ़ाना फाइजा नहीं फातिमा आता। साहिबा, लेकिन जिस तरह से असातिज़ा पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन का भी लिहाज नहीं किया गया, उन पर भी तशद्दुद करवाया गया, तो आपकी जानिब से या फिर जो दीगर असातिज़ा हैं उनकी जानिब से अदालतों से रुजू किया जाएगा? बिल्कुल रुजू किया जाएगा, क्योंकि इतना उन्होंने, जिस तरह से आप देखें वीडियो क्लिप्स में, हमारे जो साथी हैं साकिब भाई और सिंध के दीगर अजला से जो हमारे भाई आए हुए थे, उनको इस बुरे तरीके से प्रेशर से पानी वाटर कैनन फेंके गए कि वो छलके गए, उनके सर फटे हैं, टांके, दो की हालत तशवीश है। एक फीमेल जो उठ के गई है, मुझे खुद सर पे डंडे मारे उन्होंने और आंसू गैस की शेलिंग की है, मैं खुद बेहोश हो गई थी उस वक्त। मतलब ये इतनी तस्लील हमारी, हम तो सिर्फ एक इमरजेंसी के तौर पर उनको लेके जा रहे थे एम्बुलेंस तक, और हम सिर्फ बैठ रहे थे वहाँ, सिर्फ हमें बैठने नहीं दिया जा रहा था। हमें हमारे जो भाई बेहोश थे, जो जख्मी हालत थे, उनको एम्बुलेंस तक लेके जाने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या इंतजामिया से किसी किस्म के मुज़ाकरात आप लोगों के तय पाए हैं? बिल्कुल हमारे तय नहीं पाए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी तालीम को ट्रांसफर कर दिया गया है। जो नए सेक्रेटरी तालीम है उन्होंने अभी चार्ज ही नहीं संभाला है। तो हमने फिर अभी एक लाए हमल, हमारी जो सेंट्रल रैपिड कमेटी सिंध है, जो जिसे तुराब अली अब्रो जो है वो हेड करते हैं, उन्होंने हम सबके साथ एक मीटिंग की बात कही है कि हम डेली हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे और 2 अक्टूबर को हम मेगा प्रोटेस्ट करेंगे। हम 15 दिन की जो टाइम है डेडलाइन देते हैं, 15 दिन का टाइम है, आप उसके अंदर कोई भी लाए अमल इख्तियार करें, और हमें जो है आप परमानेंट या रेगुलराइज करने के लिए असेंबली में बिल पास के थ्रू ये CM साहब अपने डायरेक्टिव निकाल दें। ये CM साहब के तो 2 दफा हमारे लिए डायरेक्टिव निकल चुके हैं, 5वें महीने में इसी साल के और 6ठे महीने में इसी साल के डायरेक्टिव निकले हुए। महकमा तालीम ने उसको भी किसी चीज में कंसिडर नहीं किया है। ठीक है फाइजा फातिमा साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है और उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि 2 अक्टूबर को मेगा एहतजाज इस हवाले से किया जाएगा, और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से इंतज़ामिया को ये डेडलाइन भी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उनके मुतालिबात नहीं माने जाते हैं तो इस एहतजाज के दायरे कार को भी वसी किया जाएगा। और जराइम से मुतालिक इस स्टोरी के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। कराची का इलाका गुलबर्ग का पीपल्स चौरंगी, जहाँ पर स्नूकर की दुकान में तशद्दुद से 13 साला शहजेब जाँ बहक हो गया है। पोस्टमार्टम अभी जारी है और मकतूल के वालिद के मुताबिक शहजेब मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। छुट्टी की वजह से स्नूकर का खेल देखने गया, कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और वालिद का मौक़िफ़ भी मंजर आम पर आ चुका है। वालिद का ये कहना है कि मजदूरी करता हूँ, मुझे घर वालों ने फ़ोन पर इत्तला दी है। इस हवाले से अभी भी मजीद कोई पेशरफ देखने में नहीं आ रही है।
اور ملزم راجو کے حوالے سے پولیس کا یہ موقف منظر عام پر آیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے۔ سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں۔ سمیر قریشی، اب ڈیٹ کیجئے گا، بچہ سنوکر کھیلنے گیا اور وہاں پر دوست کی جانب سے ہی بہیمانہ تشدد اس پہ کیا گیا اور اب وہ جان سے ہی چلا گیا ہے۔ آج شام کو ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر ایک گلبرگ کا رہائشی بچہ تھا شازیب، وہ وہاں ویڈیو گیم اور اسنوکر دکان کے اندر گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اپنا اسنوکر اور ٹوکن ڈالنے کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا تھا جس میں شازیب کو راجو اور دیگر ملزمان تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو اس کی ماں اور اس کی پڑوسن اسپتال بھی لے کے گئی لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ معلوم یہ چلا ہے کہ وہ بچہ موٹر سائیکل میکینک تھا اور وہاں پر جو آج چھٹی کا دن تھا جس کی وجہ سے وہ بیچارہ وہاں پر اسنوکر کھیلنے گیا تھا اور ویڈیو گیم کھیلنے گیا تھا۔ ویڈیو گیم کے ٹوکن پر جھگڑا ہوا تھا اور جس پر اس کو راجو اور اس کے ساتھیوں نے مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد اس کے اہل خانہ جو اس کے والد اقبال تھے انہوں نے اور اس پورے علاقے والوں نے تھانے کے سامنے احتجاج بھی کیا، گلبرگ تھانے کے والے، لیکن گلبرگ تھانے نے سمیر قریشی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام خبر کی خبر سے میں متعلق اپنے ڈیفرنٹ سٹوریز آج ملاحظہ کی، کل کچھ مزید نئی سٹوریز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔